हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस द subject of soil mechanics of chapter compaction of the soil. In previous classes I have already discussed with you regarding the basic composition of the soil, index property of the soil, mineralogy of the soil, grain size analysis of the soil. तो हमने अपने प्रीवियस 5 लेक्चर के अंदर सॉइल मैकेनिक्स की बहुत ही बेसिक से लेके चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश की है आपके साथ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार देखिएगा। और वीडियो कैसा है, मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर आप जो है कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल। अब सॉइल को कॉम्पैक्शन की क्या ज़रूरत पड़ गई, सॉइल को कॉम्पैक्शन क्यों करना पड़ता है। तो दोस्तों हमें पता है कि सॉइल के अंदर होता है वॉइड्स, सॉइल के अंदर होता है वॉइड्स। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वॉइड्स जो है किस कारण से होता है, सॉइल के अंदर जो वॉइड्स है वो किस कारण से होता है। तो वॉइड्स को रिमूव करने के लिए हम लोग करते हैं कॉम्पैक्शन। तो आइए डिस्कस करते हैं कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन क्या होता है और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले आप यदि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की सिविल रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मेरा ये सभी वीडियो जो है आपको हेल्पफुल होगा। मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चन के सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके, लेट्स मूव। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला है कॉम्पैक्शन, रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स एट द गिवन वाटर कंटेंट। तो हमें जो है कॉम्पैक्शन जैसे हम करते हैं तो एयर की वजह से सॉइल के अंदर जो वॉइड्स होती है उसके अंदर रिडक्शन आता है। मीन्स वॉइड्स को हम लोग रिमूव करते हैं, मीन्स एयर को वहाँ से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। कंसोलिडेशन इज ए वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। अब वॉइड्स में से वाटर रिमूव होता है, इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। वॉइड्स में से एयर रिमूव होता है, उस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन इज यूज फॉर द पार्सली सैचुरेटेड सॉइल एंड कंसोलिडेशन इज यूजफुल फॉर द कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल। कॉम्पैक्शन इज ए इंस्टेंटेनियस फिनोमिनन, मीन्स तुरंत आप जो है किसी भी सॉइल का कॉम्पैक्शन कर सकते हो। बट कंसोलिडेशन इज ए टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन, कंसोलिडेशन को होने में काफ़ी समय लगता है। कॉम्पैक्शन इज ए स्पेसिफिक कॉम्पैक्शन टेक्निक्स और कंसोलिडेशन के लिए बाय स्टेडी लोड प्लेस ऑन ए सॉइल। कंसोलिडेशन कैसे करवाते हैं, कंसोलिडेशन जैसे सॉइल है तो इसके ऊपर जो भी इसके अंदर जो भी सेचुरेटेड है मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर स्टैटिक लोड अप्लाई कर देंगे और उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे, लोड की वजह से उसके पार्टिकल्स जो हैं काफ़ी नज़दीक आएंगे और वॉइड्स जो है वो रिमूव होगा। कोहेजनलेस सॉइल आर कॉम्पैक्टेड बाय द वाइब्रेशन वाइल द कोहेसिव सॉइल आर कंपेयर्ड एज कॉम्पैक्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक प्रेशर। याद रखिएगा दोस्तों, कोहेजनलेस सॉइल को हम लोग वाइब्रेशन की मदद से कॉम्पैक्ट करवा सकते हैं, लेकिन जो कोहेसिव सॉइल होता है, अब कोहेजनलेस सॉइल का एग्जांपल आप टाइप करके बताइए कि कौन से सॉइल को हम लोग कोहेजनलेस सॉइल बोलेंगे और किस टाइप के सॉइल को हम लोग कोहेसिव सॉइल बोलेंगे। कोहेजनलेस सॉइल का कॉम्पैक्शन जो है बाय यूजिंग वाइब्रेटर टेक्निक से किया जा सकता है। कोहेसिव सॉइल आर कॉम्पैक्टेड बाय एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिक प्रेशर, और कोहेसिव सॉइल का जो कॉम्पैक्शन है उसके ऊपर स्टैटिक प्रेशर अप्लाई करके किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज़ अ प्रॉक्टर टेस्ट। अब स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में क्या करते हैं, a definite relationship is established between the degree of dry density and the moisture content। प्रॉक्टर टेस्ट से हमें जो है ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट के बीच में एक रिलेशन मिलता है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज अ वाटर कंटेंट एट विच पर्टिकुलर सॉइल अटेन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी।
अब देखिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है कि एक ऐसा वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल जो है अपनी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है वो गेन कर पाती है। कॉम्पैक्टिव एफर्ट्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द कर्व 2 इज मोर देन द कर्व 1। अब यहाँ पे दो कर्व आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, कर्व 1 एंड कर्व 2। हमने ये जो ग्राफ प्लॉट किया है वो वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच में ग्राफ किया है। यहाँ पे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 1 है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 2 है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे जो ड्राई डेंसिटी है वो गामा D1 है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे जो ड्राई डेंसिटी है सेकंड पे वो गामा D2 है। जैसे ग्राफ प्लॉट किया है तो 100% सेचुरेशन लाइन को हम लोग जीरो एयर वॉइड्स लाइन भी बोलते हैं। 100% सेचुरेशन लाइन जो होती है उसको जीरो एयर वॉइड्स भी बोलते हैं। तो कॉम्पैक्टिव एफर्ट किस पर ज़्यादा होगा? फॉर कर्व 2 सेकेंड कर्व के ऊपर कॉम्पैक्टिव एफर्ट जो है वो ज़्यादा लगाया गया है एज़ कम्पेयर टू कर्व 1। एक नोट आपने यहाँ पे दिख रहे होंगे, ऑन इंक्रीजिंग द कॉम्पैक्टिव एफर्ट कर्व शिफ्ट बैकवर्ड एंड अपवर्ड सो द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज एंड द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज इंक्रीज। जैसे कर्व जो है शिफ्ट होता है, शिफ्ट बैकवर्ड एंड अपवर्ड मतलब आगे की तरफ, ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ यदि शिफ्ट होता है तो उसके अंदर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है वो डिक्रीज होती है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं पहले ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम था, फिर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बढ़ा, फिर जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम हो गया। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। कॉम्पैक्टिव एफर्ट का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू NNWH अपॉन कैपिटल V। N is a number of the blow per layer, small n is a number of the layer, W is a weight of the hammer, H is a weight of the fall and volume of the molds. Now zero air voids line cannot be practically achieved as all air voids cannot be removed. तो प्रैक्टिकली हम लोग जीरो एयर वॉइड्स मतलब ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि सॉइल के अंदर बिल्कुल भी वॉइड्स ना हो। यदि सॉइल के अंदर बिल्कुल वॉइड्स ख़त्म हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो ऑल एयर वॉइड्स हम लोग रिमूव कर नहीं सकते, इसीलिए जीरो एयर वॉइड्स पे हम लोग पहुंच नहीं सकते। लेट्स मूव अहेड कॉम्पैक्शन टेस्ट। कॉम्पैक्शन टेस्ट में स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट और हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, इंडियन स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट एंड इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, नंबर ऑफ द लेयर, नंबर ऑफ द ब्लो और लेयर, हाइट ऑफ द फ्री फॉल एंड वेट ऑफ द हैमर। ये टेबल से दोस्तों काफ़ी सारा क्वेश्चन बनता है कि वेट ऑफ द हैमर किस टेस्ट के लिए कौन सा वेट ऑफ द हैमर है, किस टेस्ट के लिए कितना नंबर ऑफ ब्लो प्रोवाइड करेंगे। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में मोल्ड का वॉल्यूम 942 है और मॉडिफाइड में भी 942 है। इंडियन स्टैंडर्ड में 1000 हो जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट और हैवी दोनों में 1000 होता है। नंबर ऑफ लेयर जो है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में 3 है, मॉडिफाई में 5 हो गया, इंडियन में लाइट में 3 है और हैवी में 5 हो गया। नंबर ऑफ ब्लो सब में इक्वल होता है, 25-25 ब्लो ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हाइट ऑफ फ्री फॉल स्टैंडर्ड में 12 इंच होता है, मॉडिफाइड में 18 इंच है, इंडियन में 310 mm और इंडियन लाइट में 310 और इंडियन हैवी में 450 mm है। वेट ऑफ द हैमर जो है वो 2.495 होगा स्टैंडर्ड में, मॉडिफाइड में थोड़ा सा बढ़ जाता है 4.54, उसका जैसे डबल हो गया, और इंडियन स्टैंडर्ड में 2.6 है और इंडियन स्टैंडर्ड लाइट में 4.9 kg है। तो दोस्तों ये टेबल इतना इम्पोर्टेंट है कि इस टेबल में से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पैक्शन कर्व फॉर द डिफरेंट सॉइल। अलग अलग सॉइल के लिए कॉम्पैक्शन कर्व आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच में ग्राफ बनाया गया है। तो सबसे ऊपर जो है वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, उसके नीचे वेल ग्रेडेड सैंड है, उसके बाद फिर लाइट सील्ड है,
फिर उसके बाद फिर क्ले है, इसके बाद फिर हाईली ऑर्गेनिक क्ले है, उसके बाद फिर पुअरली ग्रेडेड सैंड है। तो वेल ग्रेडेड सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड मोर देन पुअरली ग्रेडेड सॉइल। तो वेल ग्रेडेड सॉइल जो है आसानी से कॉम्पैक्ट किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू पुअरली ग्रेडेड सॉइल। ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेन साइज ओनली। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवल के अंदर मैक्सिमम डेंसिटी ज़्यादा होगा, सैंड के अंदर उससे कम होगा, सिल्ट के अंदर उससे कम होगा और क्ले में सबसे कम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ग्रेवल में ज़्यादा, ग्रेवल में, सैंड में, सिल्ट में और क्ले में। लो प्लास्टिक सॉइल एल कैन अचीव हायर ड्राई डेंसिटी देन द हाईली प्लास्टिक सॉइल। तो लो प्लास्टिक सॉइल जो है वो आसानी से मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या हायर ड्राई डेंसिटी गेन कर पाती है एज़ कंपेयर टू प्लास्टिक सॉइल, हाईली प्लास्टिक सॉइल एच। नाउ लेट्स सी द डायग्राम। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाया गया है जिसमें गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच में ग्राफ बनाया गया। यहाँ पे एयर ड्राई है और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है वो कंप्लीट सेचुरेशन में गेन किया है 4 to 5%। यहाँ पे ग्राफ है डी मिनिमम 4 से 5% जो है वाटर कंटेंट पे गामा डी मतलब ड्राई डेंसिटी जो है वो मिनिमम है। और दिस ग्राफ इज़ फॉर द सैंड के लिए ये बनाया गया है। इन द कॉम्पैक्शन ऑफ द सैंड इनिशियली गामा डी डिक्रीज ड्यू टू द बल्किंग ऑफ द सैंड एट द नियरली 4 to 5% वाटर कंटेंट। तो हमें पता है कि 4 से 5% वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट पर सैंड का होता है बल्किंग। द गामा डी इंक्रीज एंड रीच टू द मैक्सिमम एट द कंप्लीट सेचुरेशन। जैसे जैसे सेचुरेशन स्टार्ट होता है और कंप्लीट सेचुरेशन पे गामा डी मतलब ड्राई डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है सीधा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट। कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन सा इक्विपमेंट्स है और वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला है सुटेबिलिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड इक्विपमेंट, टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, सुटेबल टाइप्स ऑफ द सॉइल एंड द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। द रैमर और द टेम्पर। रैमर और टेम्पर जो है वो सभी प्रकार के सॉइल के लिए, सॉइल के कॉम्पैक्शन के लिए यूज़फुल होगा इन कन्फाइन एरिया सच एज अ फिल्स बिहाइंड द रिटेनिंग वॉल, बेसमेंट वॉल और ट्रेंच फिल। कहीं पे भी रिटेनिंग वॉल का कॉम्पैक्शन हो, बेसमेंट वॉल का कॉम्पैक्शन हो, ट्रेंच फिल के लिए कॉम्पैक्शन किया जा रहा हो, वहाँ पर रैमर और टेम्पर यूज़ किया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरीके से शानदार तरीके से आपको वीडियो लेकर आता रहूँगा। एजुकेशन से ही आप आगे बढ़ सकते हो। जितना अच्छा एजुकेशन होगा, जितना अच्छा आपके अंदर नॉलेज होगा, उतना ही आप जो है आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट इज स्मूथ व्हील रोलर। स्मूथ व्हील रोलर इज यूजफुल फॉर द क्रश्ड रॉक, ग्रेवल और सैंड। क्रश्ड रॉक, ग्रेवल और सैंड के लिए सुटेबल होता है स्मूथ व्हील रोलर एंड यूज फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वर्क। न्यूमेटिक टायर टाइप रोलर is used for the sand, gravel, silt, clay soil, not suitable for the uniformly graded soil। तो न्यूमेटिक टायर टाइप जो रोलर है वो सैंड के लिए, ग्रेवल के लिए, सिल्ट के लिए यूज़फुल है, क्लेई सॉइल के लिए भी यूज़फुल है, बट यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए यूज़फुल नहीं होता है। वेयर इट इज़ यूज द बेस, सब बेस एंड द एम्बैंकमेंट कॉम्पैक्शन फॉर हाईवे, एयरफील्ड एंड द अर्दन डैम। शीप फुट रोलर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। शीप फुट रोलर जो है वो क्लेई सॉइल और प्योरली क्ले के लिए यूज़फुल होगा एंड कोर ऑफ द डैम कंस्ट्रक्शन के लिए। वाइब्रेटरी रोलर भी एग्जाम में आया हुआ है। वाइब्रेटरी रोलर इज़ यूज फॉर द सैंड ओनली, एम्बैंकमेंट ऑफ द ऑयल स्टोरेज टैंक। तो वाइब्रेटरी रोलर यूज़ होगा सैंड के लिए, शीप फुट रोलर यूज़ होगा क्लेई और प्योरली क्ले के लिए। याद रखिएगा, शीप फुट रोलर जो है वो क्ले के लिए,
वाइब्रेटरी रोलर जो है वो सैंड के लिए। न्यूमेटिक रोलर जो है वो सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले सबके लिए यूज़ होगा, लेकिन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए यूज़ नहीं होगा। स्मूथ व्हील रोलर जो है वो रॉक, ग्रेवल और सैंड के लिए यूज़ होगा। नाउ नेक्स्ट इज कंपेरिजन ऑफ ड्राई ऑफ ऑप्टिमम विद द वेट ऑफ द ऑप्टिमम कॉम्पैक्शन। कंपेरिजन ऑफ ड्राई ऑफ ऑप्टिमम विथ वेट ऑफ द ऑप्टिमम कॉम्पैक्शन। ओके, पहला ये प्रॉपर्टी है, दूसरा है ड्राई ऑफ ऑप्टिमम है और तीसरा जो है वेट ऑफ द ऑप्टिमम है। पहला है सॉइल आफ्टर कॉम्पैक्शन। सॉइल जो है कॉम्पैक्शन के बाद क्या होगा, तो फ्लॉक्यूलेटेड हो जाएगी इन ड्राई कंडीशन में, और वेट में क्या होगा, डिसअपीयर, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा बिल्कुल गायब हो जाएगा। ओरिएंटेड मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वाटर डेफिशिएंसी जो है ड्राई में ज़्यादा होगी और वेट में कम होगी। परमिएबिलिटी जो है मोर होगा आइसोट्रॉपिक, और वेट में जो है वो कम होगी। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में कुछ लिखा है, कंप्रेसिबिलिटी एट द लो स्ट्रेस। लो स्ट्रेस में ड्राई में लो कंप्रेसिबिलिटी होगी, वेट में ज़्यादा होगा। हाई स्ट्रेस में हाई होगी, इसमें लोअर होगा। स्वेलिबिलिटी ड्राई में ज़्यादा होगा, वेट में लो होगा। श्रिंकेज जो है वो ड्राई में कम होगा, वेट में ज़्यादा होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर जो है वो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में ब्रिटल कंडीशन में होगा और वेट में जो है वो डक्टाइल होगा। कंस्ट्रक्शन पोर वाटर प्रेशर ड्राई में कम होगा, वेट में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ undrained as molded after the saturation, high somewhat higher in the swelling is prevented, much lower sensitivity dry में ज़्यादा होगा, wet में कम होगा। Now next is selection of the compaction of water content। selection of compaction on water content, तो प्रोजेक्ट है compaction water content और रीजन। तो कोर ऑफ एन अर्थ डैम, यदि अर्थ डैम का कोर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वेट ऑप्टिमम रखेंगे टू रिड्यूस परमिएबिलिटी एंड प्रिवेंट द क्रेकिंग इन द कोर। कोर के अंदर परमिएबिलिटी को कम करने के लिए और क्रेकिंग में कम करने के लिए यूज़ किया जाएगा। होमोजीनियस एम्बैक्टमेंट वर्क में ड्राई को ऑप्टिमम रखना है टू हैव अ स्ट्रॉन्गर सॉइल एंड टू प्रिवेंट द बिल्टअप ऑफ हाई पोर वाटर प्रेशर। नेक्स्ट इज सबग्रेड ऑफ पेवमेंट में वेट को ऑप्टिमम रखना है टू लिमिट द वॉल्यूम चेंजेस। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 6 दैट इज कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल। हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्पैक्शन में ड्राई डेंसिटी याद रखना है आपको, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट याद रखना है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी याद रखना है, जीरो एयर वॉइड्स वाली लाइन याद रखना है, फिर टाइप्स ऑफ रोलर वगैरह याद रखना है। तो कोई कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।